नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून, जो भी रहेगी हो। देखो, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सीईटी का 26 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। अभी थोड़ी देर पहले पेपर कंप्लीट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। और हालांकि पेपर डिस्कस करना, शेयर करना जब तक चारों शिफ्ट ख़त्म नहीं हो जाती अलाउड नहीं है। तो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, और अभी बनाने का मकसद क्या है कि अभी ताज़ा ताज़ा पेपर आया है, पहली नज़र में देखते ही किस सवाल को लेकर क्या मन में आ रहा है कि एग्ज़ाम हॉल में सामने आता तो हम क्या करते। तो ना मैं इस वीडियो में कोई कट ऑफ की बात कर रहा, ना मैं 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, तो आप गूगल करके या किसी और वीडियो में देख ही लोगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कॉमन सेंस से सोल्व हो सकता था, ताकि आप आगे पेपर दो तो उन पेपरों में आपको आसानी रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व हो सकता है, बिना फॉर्मूले के, बिना किसी स्पेशल नॉलेज के। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हम जल्दी जल्दी बस ये देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मुश्किल लगता, ये क्वेश्चन आसान लगता, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो सकता था, और ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है रीजनिंग का। इसमें एक सीरीज दे रखी है 7, 14, 11, 22, 17, 34। तो सबसे पहले ना रीजनिंग के क्वेश्चन में आपने बेशक कहीं से कोचिंग की हो, तैयारी की हो या ना की हो, ये देखो कि पैटर्न क्या बन रहा है। क्या पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ ऐसे बन रहा है, या पहले का तीसरे के साथ, तीसरे का पाँचवें के साथ, पाँचवें का सातवें के साथ, दूसरे का चौथा, चौथे का छठा, क्या ऐसे बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो, मेरे को देखने में ये लग रहा है कि 11 का दुगुना 22, 17 का दुगुना 34, 7 का दुगुना 14। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो दोनों आपस में दुगने होंगे। अब यहाँ पे किसका आएगा, 7 के बाद 14 आया, 14 के बाद 11 आया। अगर मैं देखूँ 7 के बाद 11 का रिलेशन बनाऊँ तो 7 में 4 ऐड हुए, 11 में 6 ऐड हुए 17 के लिए, यानी यहाँ 4 ऐड हुए, यहाँ 6 ऐड हुए, यहाँ 8 होने चाहिए, 17 और 8 25 आना चाहिए यहाँ। बट 25 तो ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा, यानी ये हो गया फेल। दूसरा तरीका क्या है, एक एक करके देखते हैं अगले से अगला। 7 का दुगुना 14, 14 में से 3 घटा दिए, 11 आ गया। फिर कर दिया दोबारा दुगुना 22, अब 5 घटा दिए, यहाँ 3 घटाए थे दुगुना करके, यहाँ दुगुना करके 5 घटाए हैं। अब फिर दुगुना कर दिया तो 7 घटा देते हैं हम की बार, 3 घटाए 5 घटाए, अब 7 घटा देते हैं। तो 34 में से 7 गए 27, 27 ऑप्शन में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 27 होना चाहिए, बिना किसी फॉर्मूले के। दूसरा भाई कि क्यूब है, उसको 64 समाल हिस्सों में तोड़ दिया, उसमें पेंट पुंट कर रखा है। अब ये बताओ, देखो सीधी बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है मुश्किल। अब कोई इसको ये कह दे ये तो आसान है, तो ऐसे हो जाता है, मेरे को नहीं लगता ये कॉमन सेंस से हो सकता है। हालांकि इसमें इतना कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपकी पेपर में इस टाइप का क्यूब का क्वेश्चन आ सकता है तो रट के चले जाओ कि अगर एक साइड का पूछे तो उत्तर क्या आएगा, 2 का पूछे तो क्या आएगा, 3 का पूछे तो क्या आएगा, 4 का पूछे तो क्या आएगा। 4 चीज़ रटनी है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 24 होना चाहिए, बाकी देख लियो। बट ये क्वेश्चन सोल्व करने का है नहीं कॉमन सेंस से। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भाई मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब है हो तो जाएगा सोल्व, बट कॉमन सेंस का नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ कॉमन सेंस से क्वेश्चन सोल्व करना। जैसे ये है, हरियाणा जी का क्वेश्चन है, द सूर्य ग्रहण मेला सोलर इक्लिप्स फेयर is a unique and significant event which pilgrimage site in हरियाणा when a solar eclipse occur। यानी कहाँ पे होता है हरियाणा में सूर्य ग्रहण मेला। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, 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 चारों कुरुक्षेत्र के, यानी क्वेश्चन बना दिया मुश्किल। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होता, जिले अलग अलग होते तो हो सकता था। अब रहेगा भीष्म कुंड, शेख चिल्ली की तोम्ब, ज्योतिसर और ब्रह्म सरोवर। अब देखो ये क्वेश्चन में तुक्का मारा जा सकता है थोड़ा ढंग से। कैसे, देखो ज्योतिसर में क्या हुआ था, उसने गीता का उपदेश दिया था शायद अर्जुन को। हालांकि मैंने कभी हरियाणा जी की कोई खास पढ़ी नहीं ना, मैंने HSSC की तैयारी की, मैं एक बार जनरल समझ से बता रहा हूँ। शेख चिल्ली की तोम्ब, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, मेरे को नहीं लगता यहाँ भी बनाया जाता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को इसमें दिख रहा है ब्रह्म सरोवर, या एक और है वहाँ पे क्या सन्निहित सरोवर है क्या है, मेरे को लगता है कि इनमें से कुछ हो सकता है। तो ब्रह्म सरोवर पर मैं तुक्का मारूंगा इस क्वेश्चन में, आप देख लेना इसका आंसर क्या है। आगे देखते हैं, थानेसर में रिलीजियस साइट ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दौरान कौन सी रिलीजियस साइट थी वहाँ पे थानेसर में। तो थानेसर में रिलीजियस साइट भाई हर्षवर्धन का अमन भद्रकाली टेम्पल, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, विश्वामित्र का टीला टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल। मेरे को इसका कोई अंदाज़ा नहीं सच बताऊँ तो, बट तुक्का मारना हो तो थानेश्वर मार देना, क्योंकि उनकी कैपिटल थानेश्वर थी। तो हो सकता है कि ज़्यादा चांस है यही हो, ये 3 तो कभी सुने भी नहीं कहीं पर ज़्यादा। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन फिर है करंट अफेयर का लग रहा है मेरे को। रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हरियाणा बतानी है। हरियाणा में रिसेंटली क्या क्या बना है, इसके रिलेटेड कुछ पा होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पासिस थ्रू द सिटी ऑफ हिसार, हो सकता है, बट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को तो नहीं पता। बट नाम से लग रहा है ईस्ट में होगी इसकी डायरेक्शन। किसके ईस्ट में, या तो हरियाणा के ईस्ट में होगी, या फिर दिल्ली के ईस्ट में होगी, या देश के ईस्ट में होगी।
देश के ईस्ट में तो उधर असम वगैरह वो तो होगा नहीं, दिल्ली के ईस्ट में होती तो यूपी है, वो भी नहीं होगा। रह गया हरियाणा का ईस्ट, हरियाणा के ईस्ट में हो सकता है ये, यानी कि ये पानीपत सोनीपत वगैरह में जाता हो, क्या पता। राखीगढ़ इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ दिस चैनल ऑफ दृष्टावती। भाई मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे अगर वो गलत करवाएगा, सही पूछा ना इसमें, करेक्ट पूछा होगा, करेक्ट पूछा, कई बार इनकरेक्ट पूछ लेता है। तो अगर वो गलत करवाएगा तो क्या करेगा, राइट बैंक की जगह लेफ्ट बैंक दे देगा, या रिवर का नाम गलत दे देगा, तो यहाँ पे स्कोप है गलत होने का। तीसरा है हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट वाज पास्ड इन 2016। भाई हो सकता है, बट ईयर मेरे को पता नहीं। चौथा है नेशनल हाईवे 152D कनेक्ट्स अम्बाला एंड नारनौल। ये मेरे को लग रहा है ठीक है, क्योंकि 152D अभी रिसेंट में बनाया जो नारनौल से चंडीगढ़ जाता है। तो नारनौल तो दे रखा है, बट यहाँ पे अम्बाला दे रखा है, अम्बाला चंडीगढ़ से थोड़ा सा पहले पड़ता है। तो अब चारों ऑप्शन को देख के लगता है कि ये गलत हो सकता है, ये ईस्ट में नहीं वेस्ट में है हिसार। तो दूसरी बात राखीगढ़ क्या पता राइट बैंक को क्या पता रिवर गलत दे रखी हो, इसका क्या पता ईयर गलत दे रखो, बट मेरे को ये लग रहा है सबसे ज़्यादा सही है, तो मैं इसका डी आंसर मार दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस से पेपर में क्या तुक्का मारे या लॉजिक लगाए, अगर क्वेश्चन ना आता हो तो। अगर आपको ये आता है तो फिर ये वीडियो आपके काम की है ही नहीं। अगला देखो, ये आ गया भाई मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन चलो सोल्व कर ही लेते हैं इसको, क्या दे रखा है। ए बकेट इज इनिशियली फिल्ड टू 3/8 ऑफ कैपेसिटी विद वाटर। एक शुरू में क्या थी, 3/8 भरी हुई थी। देन 1/2 ऑफ वाटर करंटली इन द बकेट इज पोल्ड आउट। उसका 1/2 हटा दिया, यानी कि शुरू में था उसमें 3/8, उसका 1/2 काट दिया, यानी कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, 3/16 रह गया। अब रह गया 3/16। आगे क्या दे दिया, आफ्टर दिस वाटर इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द बकेट टोटल कैपेसिटी इज एडिड। यानी कि बकेट की 1/4 यानी कि 25%, यानी कि 1/4 वाटर उसमें ऐड कर दिया, यानी नया वाटर हो गया उसमें। ये इसको आसान करने के लिए 4 से गुणा कर दो, बेस सेम हो जाएगा। तो ये 4 हो गया और ये 16 हो गया, 4 और 3 7, 16 का 16, तो आ गया 7/16। यानी अब तक इसमें 16 में से 7 हिस्से भरे हुए हैं बकेट के। लास्ट क्या पूछ लिया, फाइनली 1/3 ऑफ द न्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट इज पोर्ड आउट। इसमें से 1/3 घटा दिया, यानी कि 1/3 घटा दिया। तो इसका एलसीएम ले लो, 48 एलसीएम आ गया, 16 3 7 21 21 ऊपर आ गया, 3 16 16 यहाँ पे आ गया। तो इसका आ गया 21 में से 16 आएगा ना, 3 16 5/48। भाई कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी, नीचे 48 आ रहा है, 48 एक ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सी मार देंगे। हालांकि दोबारा सोल्व करने से मेरे को लग रहा है कि बेस तो सही चल रहा है, 16 16 16 3 48, 16 3 7 21 3 16, पता नहीं कहाँ गलती हुई, मेरे को लग रहा है बेस में 48 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका 7/48 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आसान था, देख लिया होगा आपने। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो कई घंटे की ना बन जाए। आगे है, इमेजिन यू हैव ए 3 आइडेंटिकल क्यूब शेप्ड कंटेनर ईच विद एन एज लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। These 3 cubes are stacked one directly on the top of the other, formed a single tower। भाई इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लगा के, और ऊपर वाला जो टॉप है वो हट जाएगा। कुल मिला के मुश्किल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से नहीं होएगा, तो मैं सोल्व नहीं कर रहा, वरना सोल्व करने पे फॉर्मूला लग के सोल्व तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, बिना सोल्व किए कॉमन सेंस से कितने क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो सकते थे। ये देखो अगला पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर इज इनकरेक्ट। गलत बताना, ये देख लेना पेपर में हम करेक्ट सोच लेते हैं। यूएन की न्यूयॉर्क सही है, BCD देखा ही नहीं, पेपर में ध्यान रखना कि इनकरेक्ट और करेक्ट क्या दिया है। तो देखो 4 दिए हैं, इनकरेक्ट बताना है। अब आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो क्या करें भाई, नहीं आता तो इसमें कुछ नहीं हो सकता दोस्त। मेरे को तो इसका आंसर पता है कि F रोम में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, या एजेंसी जो है, इसकी हेग में नहीं है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है ना। तो ये और वो दूसरा एक और क्या, ओपेक की भी हेडक्वार्टर वियना में है, और IAEA की भी। यानी आता था तो हो गया, नहीं आता तो फालतू में कुछ नहीं। बट समझदार बच्चा वो है जिसने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखा और उसका सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में तो एक बार मोटा मोटा हेडक्वार्टर पढ़ के चला जाए कि एक शिफ्ट में है तो अगले में क्या होता है, किसी और का पूछ ले। ठीक है, आगे चलते हैं। द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश फंडामेंटल राइट्स वाइल इट प्रेजेंटली हैज़ डैश फंडामेंटल राइट। यानी शुरू में कितने थे और अब कितने हैं, 7 थे 8 हो गए, 6 थे 7 हो गए, 8 थे 7 7 थे 6। बहुत क्लोज ऑप्शन बनाए हैं, 6 7 8 में से ही, तो इतना ज़्यादा सबको ही होता है। अब आंसर की बात देखो, मेरे को बिल्कुल फैक्ट तो याद है नहीं, क्योंकि मैं फैक्ट याद करने में ज़्यादा बिलीव करता भी नहीं। बट ये ज़रूर है कि ये आपको सबको पता होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी। 44वीं अमेंडमेंट 1978 से आर्टिकल
31 को हटा के आर्टिकल 300A बना दिया था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, यानी एक फंडामेंटल राइट घट गया था। अब एक घट गया था तो पहले ज़्यादा था, एक कम हो गया, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, नहीं ना ए होगा ना बी होगा, सी और डी में से कुछ होगा। आप देख लेना 8 से 7 हुए थे या 7 से 6 हुए थे, पेपर में वैसे याद भी करके देखा जा सकता है, मेरे हिसाब से 7 से 6 हुए होंगे, हाँ यही होगा, क्योंकि 8 नहीं थे, 7 से 6 हुए हैं। बाकी याद कर लेना, राइट टू इक्वालिटी, फिर फ्रीडम वाला, फिर रिलीजन वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सी और डी में से मार लेना, मेरे को लग रहा है इसका डी है। अब देखो ये इन क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो बनाई, ये क्वेश्चन है, अब जो इसको छोड़ दे बेसिक नॉलेज होने के बाद तो गलत बात है। देखो एलसीएम है 84 और एचसीएफ है 7, ऑप्शन भी दे दिए, अगर ऑप्शन ना दिए होते ना तो फॉर्मूले की जरूरत क्या अब तक पड़ जाती, बट ऑप्शन में तो हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, अंदाजा तुक्का मार मार देख लेते हैं, क्या ये फिट हो रहा है, क्या ये फिट हो रहा है, कैसे फिट हो रहा है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दोनों की टेबल में आना चाहिए वो, और सबसे पहले आना चाहिए। जैसे 2 और 4 का एलसीएम पूछूं मैं तो 4 आ जाएगा, क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है और 4 की भी, और सबसे पहले वही आता तो 8 भी है, बट 4 एलसीएम होएगा, लीस्ट देखना है। एचसीएफ आपको पता ही है, जो दोनों को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो 7 और 12 का एचसीएफ 7 हो सकता है क्या, 7 दोनों को डिवाइड करता है, 7 दोनों को डिवाइड नहीं करता, यानी ये तो सीधा ही कट गया। 7 इन दोनों को डिवाइड करता है, इन दोनों को, यानी बी सी डी में से कोई आंसर है। एलसीएम देख लो, चलो एक काम करते हैं, 14 21 पे चेक करते हैं क्या 14 21 का एलसीएम कितना होएगा। 14 21 कितने पे गया, 7 2 3, 7 दूनी 14, 14 तिये 42, एलसीएम है भाई 42, और पूछ रखा है 84, यानी डबल आना चाहिए था, आधा आया ये तो अपना, यानी ये भी नहीं है, डबल 14 का डबल 28, 21 का डबल 42। अब बिना सोल्व करे भी हो रहा है ये तो, और पेपर में टाइम बहुत होता है एचएससी के में, तो हम सोल्व भी करके देख सकते हैं। इन दोनों को निकाल लोगे ना तो इनका एलसीएम 84 आएगा, और एचसीएफ दिख ही रहा है 7, इसको डिवाइड कर रहे इसको डिवाइड करे, तो इसका आंसर बी आ गया। ये क्वेश्चन था कॉमन सेंस का, आगे कोई पेपर दो तो उसमें सोल्व कैसे करना चाहिए। अब ये देखो इसमें दे दिया टीचर का कोड ये है और डलार्ड का बताओ। भाई देखो ये क्वेश्चन मैं सोल्व तो करूँगा, नीचे में ABCD पूरी लिखूंगा, और जो मैंने वो सब नहीं करूँगा। एक छोटी सी बात बता देता हूँ इसमें, कि टीचर जो है ना उसको ये लिखा है और इसका बताना। ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, TEACHER DULLARD, ए कॉमन है। यहाँ एक ही जगह क्या लिखा है, सी, तो यहाँ भी एक ही जगह सी आएगा, यानी पीछे से थर्ड पे आंसर में सी आना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है, सिर्फ सी कटा, ABD तो अभी बच गए। कई बार क्या होता है इसी में 2 ऑप्शन कट जाते हैं, क्या पता सही आंसर ही आ जाता है। आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन देखो FWNN FWNN FWNN, यानी यहाँ तक तो सेम है, यानी 4 लेटर का तो सोल्व करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सोल्व भी कर लिया, D का F आ गया, U का W आ गया, LL का NN आ गया, तो क्या फ़ायदा, 3 ऑप्शन तो अभी बच ही रहे हैं। ये देखो अलग कहाँ पे है, CCC, ये भी सेम अगला लेटर भी, TRS, 3 नो अलग है, यानी अगर मैं लास्ट सेकंड अल्फ़ाबेट का निकाल लूँ ना आंसर, तो सीधा आंसर पता लग जाएगा। मेरे को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, पेपर में बहुत जल्दी हो जाएगा ये, मैं तो बोल रहा हूँ लगातार। अब R का निकालना है, R का TRS, R का R तो आएगा नहीं, R का R आना होता तो D का D आता, U का U आता, यानी कि R का R नहीं आएगा। अब क्या रह गया, R का T आएगा और R का S आएगा। अब देखो T का आया V, TUV, यानी T का एक छोड़ के V आ रहा है, E का एक छोड़ के G आ रहा है, ABC, A का एक छोड़ के C आ रहा है यहाँ पे, ऐसे इनका एक एक छोड़ के आएगा, यानी R का एक छोड़ के क्या आएगा, RST, R का T आना चाहिए इसमें, इसमें T, ये हो गया, ये भी नहीं है। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझाने में टाइम लग गया, बट मैं बताना चाह रहा था कि आपको सब कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो इसका और इसका क्या रिलेशन है, फिर ये देखो कि इसमें ऑप्शन कितने सेम है, पहले 5 लेटर तो सेम थे, 6ठा लेटर देखा और आंसर आ गया। पेपर में 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 30 भी नहीं लगेंगी। द किंगडम ऑफ बल्लभगढ़ वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 में बल्लभगढ़ को एनेक्स कर लिया था। उसका लास्ट रूलर कौन था भाई, बल्लभगढ़ का तो फेमस राजा मेरे हिसाब से नाहर सिंह ही रहा है। तो मैं तो आता मेरे को है नहीं, मैंने हरियाणा जी के खास पढ़ी है नहीं कभी, तो मैं नाहर सिंह पे जाऊंगा। मारना तो भाई तुक्का, मैं तुक्का मारने की टेक्निक बता रहा हूँ कैसे मारना है, आंसर देख लेना इसका क्या होएगा। अब फिर रीजनिंग आ गई, NROCTA का ये है, ये बताना कौन सा लेटर को इनमें से क्या यूज़ करने से काम का लेटर बन जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। अब भाई इसमें क्या है, पहले तो सोच लो कुछ बन रहा है, अगर नहीं दिमाग लग रहा तो बना के देख लो, यहाँ पे लिख के देख लो, 1 6 2 4 1 6 NARCOT कुछ नहीं बना, नारकोट तो मेरे हिसाब से NARN
लिख ही लेते हैं, NARCOT। नारकोट तो कुछ नहीं होता वर्ड। एक काम करते, पहले का चौथा तुक्का मार के देखते हैं। 4 6, 4 में CAR, 5 में क्या है T, 3 में क्या है O और एक N, कार्टून। हालांकि कार्टून में डबल O होता है, बट 2 और चेक करके देख लेना, कुछ बने ठीक है, वरना कार्टून आंसर मिलेगा इसका। तो मैं इसका D मार देता हूँ जल्दबाजी में, ठीक है। बाकी इसका देख लेना, ऐसे ही बना के पेपर में कितना टाइम लगेगा, 30-40 सेकंड इसमें लगेंगी। आगे देखते हैं भाई, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। यू आर फेसिंग द राइजिंग सन अर्ली मॉर्निंग, यू कैन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता होना चाहिए बस आपको, विच, और ये तो पता होना चाहिए सन किस डायरेक्शन से निकलता है। विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। देखो आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को देखने में। करना क्या है इसमें, आप ईस्ट में खड़े हो, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप ईस्ट मुँह, इधर मुँह करके खड़े हो शुरू में, फेसिंग राइजिंग सन, यानी ईस्ट की तरफ मुँह है इधर। यू टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है, 12 से 3 6 9 12 ऐसे, 90 डिग्री मतलब ऐसे। अब आ गया आप इधर। देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये 90 था तो इसका आधा यहाँ पे, अब वापस इधर आ गई, यानी यहाँ है आपकी फ़िलहाल पोजीशन। विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। भाई ये ईस्ट और साउथ के बीच में है, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आंसर हो गया इसका। ईस्ट साउथ कह लो, साउथ ईस्ट कह लो। बहुत आसान क्वेश्चन था, पेपर में गलत किया हो तो आगे से मत करना। एक्रोनियम माइन स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैंने कंप्यूटर कभी खास पढ़ी नहीं है, तो इसमें कॉमन सेंस लगा के देखते हैं। खास क्या कभी पढ़ी नहीं। माइन की फुल फॉर्म पूछी है ईमेल में, मोबाइल इंटीग्रेटेड मेल एनकैप्सुलेशन। भाई जितना मुश्किल वर्ड दिया है ना, तो ये आंसर होने की संभावना है। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मैसेजिंग एनवायरनमेंट। ईमेल और इसका कोई रिलेशन लग नहीं रहा माइक्रोसॉफ्ट को और ईमेल का, तो मैं 1 सेकंड के लिए इसको काट देता हूँ। मेल इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, मेल हो सकता है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये भी हो सकता है। तो कॉमन सेंस से कोई सोल्व हो नहीं रहा है जल्दी सी। अब फिर भी एक आंसर मानना हो तो मैं क्या करूँगा, ये बहुत सिंपल लग रहा है, मेल इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन। इसका कोई मतलब लग भी नहीं रहा, कुछ सिंपल सा वैसे ही बना दिया ज़बरदस्ती शायद। तो 1 मिनट के लिए इसको काट दें अगर। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इंटरनेट है इंटरेक्ट है, पता नहीं इंटरेक्ट है। मोबाइल इंटीग्रेटेड मेल एनकैप्सुलेशन, भाई ऐसा है इसमें। देखो एक्सटेंशन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 बार दे दिया तो इनमें से आंसर एक मिलेगा, एक उसने धक्का बना दिया होगा। तो तुक्का मारना था, इसमें मार देते हैं, बाकी आंसर ए और डी में से कुछ मिलेगा। दोबारा फिर कंप्यूटर। 1 GB स्मॉलर देन 1 TB। 1 GB बड़ा होता है TB, भाई TB बड़ा होता है, इसने दे दिया 1 GB बड़ा होता है। 1 GB स्मॉलर होता है TB से, तो सही है। 1 KB इक्वल टू 1024 बिट्स, सही है। ऑप्शन देखो 1 2 1 3 2 3 1। तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं, 1 2 किस में है, इसमें। तो कॉमन सेंस हो गया, बिना कंप्यूटर पढ़े भी। ब्लॉक कंप्यूटर का कोर्स कर लो, ये कर लो वो कर लो। अगला क्वेश्चन फिर हरियाणा जी के आगे। चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। भाई ये तो कॉमन सेंस है, लाड़ी में है ये तो। और वैसे भी देखो इसने क्या क्या ऑप्शन दिया, आपको नहीं भी आता। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, लाड़ी। ये देखो एक गांव का, एक कस्बे का नाम दे दिया, और ये 3 बड़े बड़े शहरों के नाम दे दिए। देखने में लग सकता है कि स्टेडियम तो कहीं शहर में मिलेगा, बड़े में, गुड़गांव व फरीदाबाद में, बट गांव उसके दिमाग में कैसे आएगा ऑप्शन बनाते हुए। भाई होगा इसलिए आएगा, वो दे देता कि किसी छोटे से गाँव का नाम जुलाना दे देता या मैम दे देता, तो गुड़गांव फरीदाबाद तो मन में आ सकता है ज़बरदस्ती ऑप्शन बनाने में, बट लाल ही मन में आना मुश्किल है। तो तुक्का मारना हो तो सोचो कि एग्जामिनर ने लाल ही क्यों दिया। आगे चलते हैं। एज पर ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट पोर्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 नेचुरल जोग्राफिक डिवीजन ऑफ द हरियाणा। हरियाणा की 5 जोग्राफिक डिवीजन बनाई है, पूछा इनमें से कौन सी नहीं है। अरावली हो सकती है, यमुना घग्गर प्लेन हो सकता है, शिवालिक भी हो सकता होगा। हाँ अरावली होगा तो शिवालिक भी होगा। यमुना घग्गर प्लेन जो बीच का रह गया। बुंदेलखंड प्लेटू तो हरियाणा में कहाँ से आ गया मेरे भाई। बुंदेलखंड तो पता ही होगा आपको, बागेलखंड, बुंदेलखंड यूपी एमपी के आसपास का एरिया, जो नॉर्थ का एमपी का उधर है। तो बहुत आसान ऑप्शन दे दिया, हालांकि मैंने तो कभी ये पढ़ा नहीं था, बट ये बुंदेलखंड की जगह कुछ और दे देता ना, हरियाणा का ही कोई ऐसा पार्ट, रोहतक रीजन दे देता, तो क्या पता गलत हो सकता था, बट इसने सीधा दे दिया नोट वन ऑफ द। गलत पूछा है
तो ये हो गया इसका, बुंदेलखंड गलत है। आसान ऑप्शन बना दिए। विच परसेंटेज ऑफ हरियाणा जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, ये हरियाणा कितने परसेंट? भाई आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। करंट पेयर ऑफ इंडिजीनियस कैटल दैट ओरिजिनेटेड इन हरियाणा, यानी वो कैटल ब्रीड जो हरियाणा में ही ओरिजिनेट हुई है। देखते हैं हरियाणा की तो मुर्रा फेमस है। साहिवाल काओ, बन्नी बफेलो, थरपकड़ काओ, महसाना बफेलो। थरपकड़ और महसाना, ये महसाना तो गुजरात की लग रही है, कहीं मैंने पढ़ा है। हरियाणा काओ मुर्रा बफेलो, मुर्रा हरियाणा। गिर काओ जफराबादी, गिर कहाँ भाई? गिर है गुजरात में, गिर है ना जहाँ शेर पाए जाते हैं, तो गिर गुजरात, तो एक सेकंड के लिए इसको काट सकते हैं, गिर काओ भी वहीं पे होगी, गिर में ही। शाहीवाल पता नहीं। बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड भी कच्छ एरिया में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में, तो बन्नी को भी काटा जा सकता है। अगर काटना ही आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बता रहा हूँ क्या क्या एलिमिनेशन करके तुक्का मार सकते हैं, तो मैं इसको भी काट दूंगा। महसाना मैंने लगा गुजरात का है, मुर्रा और हरियाणा, क्या पता हरियाणा के नाम से हरियाणा बनी हो, तो सी तुक्का मार देंगे। देख लेना क्या आंसर है, इनको आंसर मत मानना भाई, मैं तो ऐसे ही बताने लग रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है। अंडर हरियाणा परिवार पहचान पत्र सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। परिवार पहचान पत्र के ऊपर क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बढ़िया टॉपिक चुना है। टेम्परेरी आईडीज आर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ओनली, देखो ये ओनली लगा दिया ना, इसमें गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि करेक्ट पूछिए, 4 में से 1 करेक्ट मिलेगी, तो हमें गलत ढूंढने की कौन कहाँ गलती मिल सकती है, जहाँ गलती ना मिले उसको सही मान लेंगे अगर नहीं आता तो मेरे को इस पर डाउट हुआ कि क्या टेम्परेरी आईडी सिर्फ माइग्रेंट वर्कर के लिए होंगी, क्या अब तक किसी और के लिए भी हो भाई? ओनली क्यों लिखा इसने? ये इतना भी ख़त्म कर सकता था, टेम्परेरी आईडीज आर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ओनली क्यों लिखा? क्योंकि ये साथ में किसी और के लिए मिल सकती है, तो ये गलत होने के चांस है थोड़ी बहुत। पीपीपी इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल रेजिडेंट्स, पता नहीं यार, मैंडेटरी हो भी सकता है, नहीं भी, पता नहीं। मैंडेटरी का मतलब है कि ज़रूरी है, बट जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो जैसे अभी HSSC का ये फॉर्म था, इसमें क्या था, क्या तो परिवार पहचान पत्र दे दो अगर आपको प्रूव करना आप हरियाणा के हो, या आपका आधार कार्ड लगाओ जब आपको फीस की छूट मिलेगी, तो मैंडेटरी पता नहीं है या नहीं। एक सेकंड के लिए आगे चलते हैं। फैमिलीज आउटसाइड हरियाणा गेट ए 9 डिजिट ID स्टार्टिंग विद लेटर T, भाई कभी सुना नहीं मैंने तो ये चीज़, हो सकता है 9 डिजिट की जगह 12 डिजिट हो, 16 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, क्या पता T की जगह कुछ और हो, तो इसमें स्कोप है गलत होने का, तो इसको एक सेकंड के लिए नेगेटिव मान सकते हैं। ओनली हरियाणा रेजिडेंट्स गेट ए फैमिली ID, सिर्फ हरियाणा वालों को फैमिली ID मिलेगी। हाँ बात तो सही है, फैमिली ID जब हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, बट यहाँ देर का टेम्परेरी ID फॉर माइग्रेंट वर्कर, पता नहीं इसका B और D में से होगा, यहाँ ओनली दे दिया, बट इस ओनली और इस ओनली में फ़र्क है वैसे देखा जाए तो। चलो इसका B और D में से कुछ भी मार देना, मैं इसका B मार दूंगा। चलो, द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ विच बर्ड स्पीसीज इन हरियाणा एंड अक्रॉस इंडिया इज ए सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल किया है, तो भाई ये तो वल्चर है, जो राजस्थान में भी देखे होंगे, मतलब वल्चर है इसका आंसर, तो आप सब मेरे को पता ही है, कॉमन सेंस है कि वल्चर मर रहे हैं ज़्यादा इससे, तो ये कोई आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग, भाई बड़े बड़े ऑप्शन बना दिए इसमें, तो हरियाणा में पेंटिंग की हिस्ट्री क्वेश्चन अच्छा मिलेगा ये। द अर्लीस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन हरियाणा वर डिस्कवर्ड एट द सीसवाल साइट फीचरिंग डिज़ाइंस पेंटेड ऑन अर्थोन इन ब्लैक एंड वाइट, पता नहीं, एक सेकंड के लिए आगे चलते हैं, पता नहीं क्या होगा। द रंग महल इन पिंजौर इज डेकोरेटेड विद वाल पेंटिंग, यानी पिंजौर का रंग महल जो है वो डेकोरेट किया गया है ब्रिटिश आर्टिस्ट द्वारा कॉलोनियल टाइम में। ब्रिटिश आर्टिस्ट पिंजौर में आगे बना के गए होंगे, मेरे को लग रहा है मुगल टाइम का मिलेगा रंग महल, उनका शायद कोई राजा होता था जिसे रंगीला कहते थे, क्या तो उसने बनवाया हो, तो मेरे को लग नहीं रहा ये शायद किसी और ने किया होगा, लोकल आर्टिस्ट ने किया होगा, ब्रिटिश आर्टिस्ट ने नहीं किया होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। भद्रकाली टेम्पल इन कुरुक्षेत्रा लैक्स एनी फॉर्म ऑफ फ्रेस्कोज और मूरल्स, मूरल्स होती है जो दीवार पे बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, तो इसमें क्या है वहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, अगर वहाँ पे होती नहीं तो ये पेपर में क्यों पूछता, वहाँ पे है इसीलिए तो दिमाग में, और फेमस मिलेंगी, ऐसा तो कुछ भी मुँह उठा के दे दे कि वहाँ पे नहीं है, क्या एग्जामिन बनाने वाला पूरे हरियाणा के एक टेम्पल में जा सकता है, देख सकता है उसकी एक दीवार नहीं, बट वो ये देख सकता है कहाँ पे है, और जहाँ पे है वो ये क्या देगा कि यहाँ पे नहीं है गलत करवाने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत मिलेगी। स्थलबोर पेंटिंग्स आर नॉट फाउंड इन पंचकुला एंड पिंजौर, स्थलबोर पेंटिंग पंचकुला और पिंजौर में नहीं मिलती,
भाई क्या पता पंचकुला में या पिंजौर में कहीं मिलती हो थोड़ी बहुत, क्या एक एक जगह जाके देखना संभव है? 100% तो संभव नहीं है, तो इसको भी नेगेटिव मानेंगे। ये स्टेटमेंट ऐसी लगी मेरे को जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, इसमें कहीं गलती का स्कोप लग नहीं रहा, तो इसमें ए मार देंगे, बी सी डी गलत लग रही है कहीं ना कहीं। तो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, मैं इसका ये आंसर मारूंगा। आंसर की देख लेना क्या आंसर होगा। द टाउन ऑफ कैथल इन हरियाणा इज हिस्टोरिकली लिंक्ड विद विच फेमस फीमेल वॉरियर? कैथल, कैथल में तो रजिया सुल्तान थी भाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। चार ऑप्शन देख लेने चाहिए, और कई बार हम जल्दबाजी में मार देते हैं पेपर में, और एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, कमरे में बैठ के करना आसान है, पेपर में मुश्किल होता है। तो इसका आंसर रजिया सुल्तान है, और तो मैंने सुने नहीं कभी। भाई ये आगे एक पुरस्कार जिसमें कितने रुपए मिलते हैं हरियाणा सरकार का, हरियाणा साहित्य अकेडमी में युवा लेखक सम्मान पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं? देखो मेरे को इसका कोई अंदाजा नहीं 1% भी, पर तुक्का मारना ही हो तो क्या मारेंगे, इसका तुक्का मारेंगे 1,25,000, 50,000, 75,000। मेरा मानना है अवार्ड वुड होते हैं ना ये, या तो मतलब पूरी डिजिट में मिलेंगे, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, ऐसे नहीं मिलेंगे 1,24,000, 1,28,000, या फिर 1,50,000, 2,50,000 ऐसे। तो मेरे हिसाब से इसका या तो 1,00,000 होगा या 50,000 होगा। 25,000 भी क्या ही पुरस्कार देते होंगे, तो इसको एक बार काट देते, बहुत कम लग रहा है मेरे को ये। 25,000 की बजाय फिर तो 21,000 ही कर देते, है ना, तो 25,000 नहीं मिलेगा। 75 भी मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कोई अवार्ड हो जिसका फर्स्ट 1,00,000 मिलता हो, सेकंड को 75,000, थर्ड को 50,000, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट को या तो 1,00,000 या 50,000, जो मन करे वो मार लेना, इन दोनों में से आंसर देख लेना क्या मिलेगा। ईमेल एड्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल एड्रेस इज करेक्ट? एन ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एन @ सिंबल। एन ईमेल एड्रेस इज ए कास्ट सेंसिटिव। एक ईमेल एड्रेस में @ होना चाहिए। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये, बच्चों ने पेपर में गलत किया ही होगा, क्योंकि पेपर में ध्यान रहता नहीं। इनकरेक्ट पूछा भाई, इनकरेक्ट, गलत बताना है। ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एन @ सिंबल, सही बात है, यानी 1 तो आंसर में होगा ही नहीं, क्योंकि ये सही है। ये गया, ये गया, ये गया, एक रह गया, अगर टाइम कम है तो ये मार दो, बाकी एक बार देख लेना। Excel allows you to set rules for how cells are formatted based on their values. फॉर्मेट पेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, भाई मेरे को नहीं आता, ये तुक्का मारना हो तो क्या बताना है। एक्सेल अलाउज यू सेट रूल्स फॉर हाउ सेल्स आर फॉर्मेटेड, फॉर्मेट पेंटर तो नहीं होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल, नंबर फॉर्मेटिंग। सी और डी में से मैं कुछ मारूंगा इसका। भाई क्या हो गया, सी और डी में से, ठीक है, सी और डी में से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब है हाइपरलिंक। भाई मैं थक गया हूँ, टाइम भी बहुत हो गया, 27 मिनट होगी, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। पहले स्लो किया हमने, जल्दी जल्दी। हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक, हाइपरलिंक HTTP होता है ना, ऊपर लिंक लिखा आता है जो भी हम सर्च करते हैं, जैसे यहाँ भी कहीं लिखा होगा, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा, किसी के लिंक में आता है ना HTTP डॉट आ गया है स्लैश करके। तो डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर बाय वेबसाइट, ना। सॉफ्टवेयर यूज टू ब्लॉक पॉपअप, ब्लॉक पॉपअप के लिए तो फिर वो एड ब्लॉकर होता है। ए क्लिकेबल ऑब्जेक्ट दैट टेक्स टू अनदर वेब रिसोर्स, ये हो सकता है। लिंक क्या करता है, आपको कहीं और लेके जाता है, दूसरी जगह, है ना, सर्च करते कुछ फिर दूसरा पेज खुलता है। ये प्रोग्राम यूज टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं। HTTP हाइपरलिंक, मैं सी मार दूंगा इसका। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं काम करता हूँ, सारे 100 के 100 क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं हम कुछ मेन क्वेश्चन। इसमें पूछा है A² - B² 31 है, तो A × B क्या होएगा? इसका सिंपल तरीका एक तो यही, टेंट्राइल कर लो, यहाँ पुट करके देख लो कि 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 5 घटाना पड़ेगा, 5 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो 6 का तो जोड़ा नहीं बन रहा है किसी के साथ। 7 का स्क्वायर 49, 18 घटाना पड़ेगा, 18 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा A - B और A + B, A² - B² का फॉर्मूला होता है ना ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 31। ये 31 कब होगा? इन दोनों गुणा 31 आनी चाहिए। अगर यहाँ 30 होता तो फिर कई केस बन सकते थे, 2 × 15, 1 × 30, 10 × 3, ऐसे ऐसे कई केस बनते हैं। इसने जानबूझ के 31 दिया कि केस ही एक बनेगा 31 का, 1 × 31, और किसी की गुणा 31 नहीं बनती, 2 की, इन 2 की बनती है। या तो या 1 होएगा या 31 × 1 होएगा, यानी या तो ये 31 होएगा या ये 1 होएगा। अब देखना ये क्या होएगा, देखो कॉमन सेंस फिर लगाते हैं। एक में से दूसरी चीज़ घटाई तो 31 आई, और एक में दूसरी जोड़ी तो 1 आई,
ना 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 ना, उल्टा मिलेगा। इसमें से ये घटा के तो 1 आ गया और इसमें ये जोड़ के 31 आ गया, यानी किस में से इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए और जोड़ेंगे 31 होएगा, तो 16 और 15 हो गया। 16 और 15, 16 में से 15 गए, 16 में से 15 गए तो 1 आ गया, 16 और 15 31। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256 और 15 का 225, 256 में से 225 गई 31, यानी सही है। 16 गुना 15 की गुना बताने, 16 गुना 15 कितना होगा भाई? 16 का 160, 16 पंजे 80, 240, तो उत्तर 240 आ गया। ये बताने में टाइम लग गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखो अगला क्वेश्चन। फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द वर्टिकल ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर इज 30 डिग्री। भाई ये आगे ट्रिग्नोमेट्री, और सच बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है मुश्किल, क्योंकि ये कॉमन सेंस का कम है और ये ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा है। आपको साइन कोस थीटा पता होना चाहिए, बट आपको बता देता हूँ, पेपर में अगर इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ ना, तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है आंसर में रूट आना चाहिए, क्योंकि इसके दिमाग में वरना रूट कहाँ से आता? ये देने को 25, 50, 75, 100 दे देता, कुछ भी ऑप्शन बना देता सिंपल सिंपल, बट आंसर रूट में है, इसीलिए इसने रूट दिया है। अब रूट 3 है, तो देखो वैसे तो मैं इसको सोल्व भी कर सकता हूँ, बट टाइम लग जाएगा। आप चाहो तो सोल्व कर सकते हैं। इसको टेंजेंट आएगा, टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60, ये 1/√3 होता है, ये √3 होता है, वहाँ से आंसर आएगा। तो इसका आंसर इन दोनों में से एक आएगा। मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप सीख लेना। ये ऐसे क्या बनेगा, इधर एक टावर है और एक पॉइंट इधर है जो 30 डिग्री बना रहा है, यानी ये 30 डिग्री एंगल है, और विच इज़ 50 मीटर क्लोज टू द बेस ऑफ टावर, यानी ए पॉइंट है, ए से 50 मीटर आगे चलेंगे कोई पॉइंट बी है, ये 50 मीटर है और ये 60 डिग्री बना रहा है। ऐसे सोल्व होएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं अभी सोल्व कर नहीं रहा, हो जाएगा ये सोल्व, बट सही बताऊँ तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगा। तुक्का मारना हो तो ए और सी में से मार देना, किस्मत अच्छी होगी तो ठीक हो जाएगा। ये सॉलिड मेटल क्यूब, भाई फिर से ट्रिग्नोमेट ना, ये तो 3D है। क्यूब 14 सेंटीमीटर का मेल्ट किया है और उससे स्फीयर बनाया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, कितने बनेंगे? चलो सोल्व कर ही देता हूँ, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीख लो। अब देखो क्यूब है 14 सेंटीमीटर का, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम देखनी होती है ऐसे चीज़ों में, क्योंकि पिंगला के उसकी वॉल्यूम बनती है पिंगलाने से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ए क्यूब, तो 14 का क्यूब आएगा, ठीक है। और स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर की स्फीयर का वो क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू दे दी 1, यानी 4/3 पाई। एक बॉल इतने में बनेगी, इतने उस रिक्वायर है, और टोटल इतना है, यानी इसको इससे डिवाइड कर देना, इसके डिवाइड में ये आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा इन चारों में से एक मिलेगा, ठीक है। ये देखो इसमें क्या 655, 535, 612, 724, 600 की लाइन में 2 दे रखे, अगर तुक्का मारना तो इन 2 में से कोई एक मार देना, बट ये सोल्व हो जाएगा ना। 14 क्यूब निकाल लेना कितना आएगा, और उसको इससे डिवाइड कर देना, पाई की वैल्यू रख देना 22/7, मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना रहेगा। अब तो 1/x, 1 + 1/x की वैल्यू 2 है, और x/x की पावर 5 निकालनी है। देखो वैसे तो इसके फॉर्मूले सिखाए जाते हैं कोचिंग वोचिंग में, बट इसको सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है, कॉमन सेंस से। कैसे? एक काम करते हैं, इसको x भाग में है, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² प्लस में 1 = 2x, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, x² - 2x + 1 = 0। अब चलो इसको लिख ही देता हूँ मैं, x² - 2x + 1 = 0। अब इस x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, मेरे हिसाब से x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू आ गई 1, इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू 1, 1 प्लस में 1/1 2 उत्तर आ गया दोस्त। आसान था, आसान था। अरुण सैलरी इज 25% मोर देन बिश्नोइज, चरण अर्ज 40% लेस देन अरुण, दीपक अर्न्स 30% मोर देन बिश्नोई, बाय हाउ मच दीपक सैलरी इज मोर देन चरण। भाई क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ऊपर वाला तो आसान था, मुश्किल नहीं मतलब टाइम लगेगा इसमें। चलो कर देते हैं सोल्व, मैथ तो सोल्व कर ही देते हैं। देखो पहले एक की मान लो, किसी की भी, किसकी माने? बिश्नोई, अरुण की बिश्नोई से इतनी ज़्यादा है, और चरण की 40% देन अरुण है, दीपक अर्न 30% मोर देन बिश्नोई। एक काम करते बिश्नोई की मान लेते, क्योंकि बिश्नोई से ज़्यादा 2 की है, अरुण की और दीपक की,
तो बिश्नोई की अगर 100 है तो अरुण की 125, क्योंकि 25% ज़्यादा है बिश्नोई से, और दीपक 30% ज़्यादा, यानी दीपक की 130। आ गई इतनी बात समझ। अब बोला चरण की जो है वो अरुण से 40% कम है। अरुण से 40% कम किसकी है? चरण की। अरुण का 40% कितना हो गया भाई? इसका 40% हो गया 12 दूनी 25, 12.5 25 दूनी 50, 50 कम हो गया, यानी कि 75 किसकी? चरण की। या तो आपको निकालनी आनी चाहिए, मैं पूरा तो क्लास फंडामेंटल तो सिखाऊंगा नहीं। चरण की 75 आ गई। अब पूछिए है दीपक की सैलरी चरण से कितनी ज़्यादा है, यानी दीपक की सैलरी चरण से कितनी ज़्यादा है? इसकी 130, इसकी 75, डिफरेंस कितना हो गया? 25, ये 30, ये 55, 55 ज़्यादा है 75 से, यानी 55 बटे में 75 गुणा में 100। मेरे को जहाँ तक लग रहा है 55 75 काटो पीटोगे तो 73 70 के आसपास उत्तर आएगा। ये आ गया 62 66 53, 70 से प्लस आएगा इसका आंसर। तो एक ही ऑप्शन में है, सोल्व करके देख लेना। तो आसान क्वेश्चन था वैसे तो, बस थोड़ा आपको परसेंटेज का बेसिक आना चाहिए कि किसी एक को 100 मान लो। किसी को मान सकते थे वैसे, बट बिश्नोई को 100 मानने से थोड़ा इजी हो रहा है। 100 में अरुण को मान सकता था, फिर और कैलकुलेशन हो जाती। तो मैंने क्या किया, बिश्नोई से ज़्यादा 2 की दे रखी थी, अरुण की 25% और दीपक की 30%। तो मैंने इसको 20 मान लिया, इसकी 125, इसकी 130, चरण की अपने आप निकल गई, तो आंसर आ गया। अब देखो भाई, एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज इज 50 kg। 7th बॉय ज्वाइन। भाई ये एक काम कर लेना, खुद कर लेना, आसान क्वेश्चन है ये, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये कर लेते जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग बेवरेजेस कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखो बेवरेजेस के पार्ट होते हैं कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो बेवरेजेस बड़ा हो गया और इसके अंदर कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। कंप्लीट द फिगर करनी है, इसका इस रिश्ता, इसका इस रिश्ता बताना है। देखो प्लस था, प्लस यहाँ पे भी है, प्लस के 2 डंडे लगा दिए, और तीसरे में वो 2 डंडे हटा के 4 सर्कल लगा दिए चारों तरफ। देखो प्लस था, प्लस ऐसे कैसे और प्लस ऐसे कैसे, यानी प्लस तो तीनों में है। यहाँ एक क्रॉस आ गया, यहाँ क्रॉस हट के 4 गोले आ गए। इसमें देखो एक स्क्वायर सा है, रोम्बस सा, रोम्बस ऐसे कैसे, इसमें क्रॉस आ गया जैसे इसमें आया था, और इसमें क्रॉस हट गया और 4 गोले आ गए, यानी आसान है तो हो जाएगा। ऐसे है, इस पर क्रॉस लग गया, अब क्रॉस हट के 2-4 गोले आ जाएंगे, इस पे 4 गोले, ऐसे इस पे 4 गोले पे, ऑप्शन नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, थैंक यू। ये ऑप्शन आ गया भाई इसका। क्या हो गया भाई पीडीएफ को? विच आर्किटेक्चरल स्टाइल डज द सन टेम्पल एट मोढेरा। मोढेरा कहाँ है भाई? ये तो देखो आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता, बट तुक्का देख लेते हैं कैसे मार सकते हो। मोढेरा गुजरात में है सन टेम्पल। वैसे सन टेम्पल अलग अलग जगह है, कहीं इंडिया में, ये गुजरात में है। इंडो इस्लामिक, द्रविडियन तो साउथ में होगा नहीं, द्रविडियन तो इसका आंसर होएगा नहीं। मारू गुज्जर और कलिंगा, कलिंगा तो उड़ीसा का एरिया है, वहाँ पे भी एक सन टेम्पल है जिसका कलिंगा आर्किटेक्चर है, बट वो नहीं है ये, यानी डी भी नहीं होएगा और बी भी नहीं होएगा, ए और सी में से होएगा। इसका आंसर मारू गुज्जर है। ये आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। विच ऑफ द इंडियन सिटीज है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई? इसका आंसर होगा मॉइस्चर, टेम्परेचर, वेजिटेशन, विंड। टेम्परेचर के बेसिस पे तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन होती है, यानी तो होएगा ही होएगा, नोट पूछा है। मॉइस्चर, वेजिटेशन, विंड। विंड जो होता है ना लोकल फैक्टर होती है, विंड एक ज़्यादा एरिया को इम्पैक्ट नहीं करती, और कूपन में क्या होता है पूरा का पूरा बड़ा एरिया देखा जाता है, तो मेरे हिसाब से विंड नहीं होएगा इसका, बाकी आंसर पक्का पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज ए ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सवाना क्लाइमेट? शिलोंग, बेंगलुरु, श्रीनगर, शिमला। वेट एंड ड्राई और ट्रॉपिकल भी हो, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। एक तो देखो इनमें से ओड सिटी कौन सी है? शिलोंग भी पहाड़ों में है मेघालय में, श्रीनगर भी पहाड़ों में है, शिमला पहाड़ों में है, बेंगलुरु आपको पता है कहाँ है, पहाड़ों में नहीं है। तो ओड वन बेंगलुरु पहचाना जा रहा है। अगर आंसर नहीं आता तब की बात है, आता है तो ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? ट्रॉपिकल है। अब ट्रॉपिक आपको पता है कहाँ कहाँ से जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात है, ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इससे नीचे का ट्रॉपिकल है, ऊपर का तो सब ट्रॉपिकल है, तो उससे नीचे का एरिया में बेंगलुरु आते हैं सब, तो उससे ऊपर आते हैं, तो इसका आंसर हो गया बेंगलुरु। छाऊ डांस कहाँ है भाई? छाऊ देखो 3 स्टेट में, अगर आपने डांस याद किया, छाऊ ऐसा डांस है जो 3 अलग अलग स्टेट में किया जाता है अलग अलग तरीके से। एक जगह मास्क पहन के किया जाता है, 2 जगह मास्क नहीं पहना जाता। ये जो एरिया है ना बंगाल का, झारखंड का, उड़ीसा का, इस एरिया में किया जाता है।
हरियाणा में नहीं किया जाता, असम में नहीं, मणिपुर में नहीं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी इसका आंसर है। ठीक है भाई, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। भाई एक एक्ट है, इसका आंसर देख लेना यार, मैं बोर हो गया सोल्व कर करके, जल्दी जल्दी करते हैं। हरियाणा कवर्स 2.34% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट हैज़ लीगलाइज द शूटिंग ऑफ फीमेल नीलगाइस। क्या बताना है इसमें, करेक्ट बताना है। लंटाना कमरा पोजेज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द हरियाणा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देखो भाई, हरियाणा कवर्स 2.34% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। हरियाणा 2.34% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कवर करता है। देखो अगर आपको ये परसेंटेज याद है ठीक है, वरना कैलकुलेट की जा सकती है। हरियाणा का पता है 44,000 के आसपास हरियाणा का एरिया, अगर आपने तैयारी की होगी तो इतना तो पता ही होगा। और इंडिया की है 32 लाख के आसपास, तो 32 लाख का 1% हो गया 32,000 और 2% हो गया 64,000। बट हरियाणा तो 44,000 है, यानी 2% से कम है, यानी ये गलत है। पहली गलत होगी, ये गई 2 3 और 3 ओनली। अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लीगलाइज द शूटिंग ऑफ फीमेल नीलगाइज, लंटाना कैमरा पोज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट। 3 तो दोनों में कॉमन है, नहीं 3 तो सही है ही। हरियाणा गवर्नमेंट ने फीमेल नीलगाय को मारना लीगलाइज कर दिया, मेरे को नहीं लगता है ठीक है। या तो इसमें फीमेल की जगह मेल होगा, या फिर कुछ कंडीशन लगा रखी होंगी, लीगलाइज नहीं किया होगा, क्योंकि लीगलाइज ऐसे मारना अलाउड मेरे को नहीं लगता। ठीक है, दूसरी गलत मान लेते हैं, इसका आंसर 3 ओनली मिलेगा। ये तो भाई आसान क्वेश्चन हो गया, आप सबको आता ही होगा। IARI IIM रोहतक 2009-10 में बना था। CIRB बफेलो वाला हिसार में ही है, 1985-86 में बना होगा। NDRI करनाल में ही है, ये पहले बेंगलुरु में होता था, बाद में करनाल में आया था 1955 में। और IARI जो है ना वो पंचकुला में नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। IARI पूसा जिसका दूसरा नाम है वो दिल्ली में है शायद, करोल बाग वाले रोड पे है, तो पंचकुला तो नहीं है, तो इसका आंसर ही है 100%। भाई ये बजट का कोई क्वेश्चन है, देख लेना, मैं बोर हो लिया, 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑथर है वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड वर्क इन हरियाणवी लैंग्वेज इन 1990। पता नहीं भाई, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। बट उदय भानुवंश तो नहीं मिलेगा, तो बहुत पुराने 1990 में तो ये नहीं होंगे। द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, मुख्यमंत्री किसान, देख लेना यार इसको भी। इसका 3rd एडिशन ऑफ सरस आजीविका मेला वाज हेल्ड इन गुरुग्राम। देखो इसके ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा कितनी सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3 ऐसा कुछ है, यानी अगर एक भी गलत निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, या तीनों सही है कोई एक गलत है। मेरे को 3rd स्टेटमेंट है ना इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें एक जगह दे दी, जगह चेंज करनी बहुत आसान होती है एग्जामिनर के लिए। क्या पता है गुड़गांव की जगह दिल्ली में हुआ हो, क्या पता ये पंचकुला में हुआ हो, क्या पता हरियाणा से बाहर हुआ हो, बट मेरे को लग रहा हुआ तो क्या पता हरियाणा में ही हो, बट ये जगह गलत मिल सकती है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया इज बीइंग बिल्ट इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। पता नहीं होगा, हिसार में है, फतेहाबाद में शायद, ऐसा कुछ है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड द एज लिमिट फॉर मुख्यमंत्री किसान। ये एज लिमिट हटाई होगी इसलिए न्यूज़ में होगा, और वैसे तो गलत हो सकती हैं ये भी, बट एक ही गलत है तीनों में से, ज़्यादा गलत मेरे को 3rd लग रही है। तो ऐसे इस जगह में ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में एक ऑप्शन गलत देखना होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें 3rd सबसे ज़्यादा गलत लग रही है, तो 1 and 2 ए ऑप्शन इसका हो सकता है। भाई इंडेक्स में रिपोर्ट में पूछा है, मेरे को नहीं पता, रैंकिंग याद कर रखी होगी तो आती होगी ना, नहीं आती होगी। करंट विधानसभा में SC के लिए कितनी रिजर्व है? भाई 17 है, तो सबको ही पता होगा, 20% है तो 17 होगी। ST के लिए तो हरियाणा में है ही नहीं, और लोकसभा में 10 में से 2 है। नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन स्टेट ऑफ हरियाणा। भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, आर्टिकल 243 आई में आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के में आता होगा 243 के में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तो खुद का आर्टिकल मिलेगा, इसका 315 है या कितना है। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ह्यूमन राइट कमीशन खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका आंसर ये हो गया। नोट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पूछा, आंसर ए। लाडो लक्ष्मी योजना, नायब सैनी ने बोला था ना इलेक्शन से पहले 2100 रुपये देंगे हर महिला को, अब तक लागू तो नहीं हुई है। बजट में कितने का प्रावधान किया गया है? हालांकि ऑप्शन देखने से पहले मेरे दिमाग में 2000 करोड़ आ रहा था, बट वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, मजाक हो गया। तो 3 4 5 6, पता नहीं, 5000 करोड़ मेरे को याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था, 4 भी हो सकता है, देख लेना, इसमें तुक्का कहीं लगेगा, नहीं आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। पिंजौर गार्डन हरियाणा इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर स्टाइल? मुगल गार्डन, इंडो सरसैनिक, ब्रिटिश कॉलोनियल, राजपूत। राजपूत तो वहाँ तक पिंजौर तक नहीं जाएंगे, तो राजस्थान के एरिया में, यानी डी कट सकता है इसका।
ब्रिटिश कॉलोनियल हो सकता है, इंडो सार्सेनिक, मुगल गार्डन। मेरे को पढ़ा हुआ याद आ रहा है मुगल गार्डन, बट क्योंकि उसमें 4 बाग आगे शायद, बट मेरे को आंसर पक्का नहीं पता और मेरा मकसद आंसर बताना है भी नहीं कि कॉमन सेंस या लॉजिक से कुछ एलिमिनेट हो सकता तो बता दिया, डी एलिमिनेट हो जाएगा इसमें। पार्क सेंचुरी इन हरियाणा इज रामसर साइट। रामसर साइट तो हरियाणा में 2 ही है भाई, दोनों साउथ में है, एक आपका गुड़गांव में सुल्तानपुर और दूसरा आपका झज्जर में भिंडावास। तो सुल्तानपुर आंसर आ गया इसका, 2022 में बनाई थी ना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ हरियाणा। भाई हरियाणा अमेंडमेंट थी मेरे हिसाब से 18वीं, सन था 1966, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और आर्टिकल है 3। आर्टिकल 1 में तो है इंडिया दैट इज़ भारत, नाम मेंशन किए गए स्टेट्स के और यूटीज़ के, और आर्टिकल 3 में कहा गया कि 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाई जा सकती है, एक की 2 बनाई जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आसान क्वेश्चन, आर्टिकल 3 आता है तो आता है, नहीं आता तो तुक्का मारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टेट्स रिलेटेड आर्टिकल 239 में यूटी है, दिल्ली और लक्षद्वीप। आर्टिकल 371 में स्टेटस, स्पेशल स्टेटस है नॉर्थ ईस्ट वालियों को, और ये मुश्किल ऑप्शन बना रखे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है। फिर रीजनिंग आ गई, रीड को लिख सकते हैं ये, मैथ को क्या लिखेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ वो ABCD लिखना पड़ेगा तभी सोल्व होते अच्छे से, तो बट तुक्का मार के देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे A है और A का 1 लिख दिया, ठीक है, अल्फ़ाबेट 1 ही आएगा। D चौथे नंबर पे आता है, यहाँ 4 लिख दिया। E 5वें पे आता है, 5 लिख दिया। R 18वें पे आता होगा, मेरे हिसाब से 18 लिख दिया। 1294 क्यों लिखा भाई, ये मिस प्रिंट है क्या है? इनका जोड़ भी 94 नहीं बनेगा। सोल्व करो, अंदर वाले को 18 पंजे 90, 4 एकम 4, 94। अंदर वाले को सोल्व करके बाहर लिखा है, तो जो अंदर आया उसको बाहर लिख दिया। यानी इसमें मैथ को लिखेंगे तो M कौन से नंबर पे आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 1, फिर प्लस में ये, और फिर वो, और बाहर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। आसान था। ए सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20, 25 ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर ऑफ 8। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 500। कौन सा नंबर होगा भाई जो 500 से बड़ा होएगा ऐसा? देखो डिवाइड करके देख लो, सबसे छोटे शुरू कर लो। 592, 592 जो है वो 15 से डिवाइड होके 8 रिमाइंडर दे रहा है। देख लेना यार, ये तो आसान क्वेश्चन है, डिवाइड करके देख लो, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 592 इन तीनों से डिवाइड करो और क्या देखो 8 रिमाइंडर आ रहा है, अगर आ रहा है ठीक है। उसके बाद उससे जस्ट बड़ा कौन सा, 608, 608 पे ट्राई करके देखो आ रहा है तो आंसर है, नहीं आ रहा 612 फिर 615, क्योंकि स्मॉलेस्ट बताना है। क्या आप तक करते 592 और 615 भी हों? 615 तो नहीं करेगा। क्या आप तक करते 592 और 608 भी हों? बट आपको ये देखना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट से शुरू करके चेक करते चलना है। ओड 1 आउट बताना भाई, मिरर, विंडो, प्रिज्म, लेंस, चारों में शीशा होता है वैसे तो। मिरर, विंडो, प्रिज्म, लेंस, प्रिज्म, विंडो थोड़ा अलग लग रहा है बट ज़्यादा दिमाग चलना बंद हो गया मेरा। ओड 1 बताना भाई, देख लियो किससे डिवाइड है, प्राइम कंपोजिट है, अब दिमाग नहीं चल रहा। जल्दी करते हैं 5-10 मिनट में। P says Q is guilty, Q says R is guilty, R says P is innocent, S says I am innocent. If it is known that exactly one of them is guilty and only the guilty person lies, all innocent person tell the truth. Who is the guilty one? पढ़ लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो P कहता है Q ने गलती की है, Q दोषी है, Q कह रहा है R दोषी है, R कह रहा है कि P ने तो गलती नहीं की, P तो दोषी नहीं है, और S कह रहा है कि I इनोसेंट है, I का तो कहीं रोल ही नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही पर्सन गिल्टी है चारों में से और वही झूठ बोल रहा है और तीनों सच बोल रहे हैं। तो देखो P ने कहा Q गिल्टी है, ठीक है भाई, P ने कहा Q गिल्टी हो सकता है, Q ने कहा R गिल्टी है, 2 तो गिल्टी हो ही नहीं सकते, पहले कहा कि एक ही गिल्टी है, यानी इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। और ये कहा है कि बस एक ही पर्सन झूठ बोल रहा है, और वो कौन है, कौन गिल्टी है, गिल्टी कौन है वो बताना है। इन दोनों में से देखो झूठ कौन बोल रहा होगा। आर ने कहा P इनोसेंट है, यानी P जो कह रहा हो सच कह रहा है, P सच कह रहा है तो Q गलत कह रहा होगा, Q गलत कह रहा है यानी कि Q सेज R इज गिल्टी, झूठ बोल रहा है वही गिल्टी, यानी Q झूठ बोल रहा है तो Q ही गिल्टी हो गया, इसका आंसर Q आ गया। ये समझ आ गया तो ठीक है, वरना पेपर में कई बार दिमाग चलता नहीं भाई, सच बता रहा हूँ, घर पे बैठ के चल जाता है, पेपर में दिमाग हैंग हो जाता है भाई। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया, हो जाएगा ये मेरे हिसाब से। और मैं एक बात और बता दूँ, इसमें ना 16/3 40/9 में से एक उत्तर मिलेगा।
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में अगर तुक्का मारना हो तो ऐसे ऑप्शन पे मारो जो एग्जामिनर के नॉर्मली दिमाग में ना आए। तो उसने ये दो अजीब से ऑप्शन बनाए तो मैं इन दो में मारूंगा भाई। इसमें कुछ ना कुछ सिंबल चेंज होएगा, एट द रेट की जगह कुछ आएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ईट एंड ट्रायल से हो जाएगा, कर लेना। ये फिर वही आ गया, इसमें लॉजिक लगेगा, हो जाएगा, अरे आसान क्वेश्चन है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अगर ये क्वेश्चन शुरू में आते तो हम सोल्व कर लेते, बट अब मेरी से हिम्मत नहीं रही। पीएम केयर फंड किसके अंडर है? रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। भाई इसमें रजिस्ट्रेशन दो बार आ रहा है, इन दो में से एक तुक्का मार देना, रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। देख लेना उत्तर, इन दो में से एक मिलने की संभावना है। गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी को लेकर होता है। गिनी कोफिशिएंट बढ़ा है, यानी कि उस कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ी है। ग्लोबलाइजेशन के बाद गिनी कोफिशिएंट बढ़ गया। इनकम इनइक्वालिटी हैज़ वर्सनड, हाँ भाई सही बात है। ट्रू पूछा है, गलत इंडिकेट सही। हाई इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड का तो कोई लेना देना नहीं, पॉवर्टी का कोई लेना देना नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है। बट गिनी कोफिशिएंट अगर चेंज ना होता ना, कांस्टेंट रहता तो डी आंसर होता, बट गिनी कोफिशिएंट बढ़ा है तो आंसर ए होएगा। भाई किसको अवार्ड मिला 2024 में? करंट अफेयर का है, ग्रीन कैपिटल। दिल्ली तो नहीं होगा, दिल्ली को मिलता तो पता लगता। सियोल, टोक्यो, सिंगापुर। सियोल साउथ कोरिया, टोक्यो जापान। भाई देख लेना, तुक्का मार लेना ए और बी में से। बुलेट ट्रेन का क्वेश्चन आ गया भाई। ऑप्शन क्या क्या है? 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। चलो देखते हैं, पीछे शुरू करते हैं। इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम जापान। जापान मदद कर रहा है, हाँ भाई सही। मैं मेट्रो में भी की थी और अब इसमें भी कर रहा है, बुलेट ट्रेन में भी। चौथी सही, चौथी सही इसमें और इसमें है, बी और सी में से। इसमें 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। 2 और 3 तो देखने की जरूरत ही नहीं रही अगर टाइम कम है तो। इट विल हैव 12 स्टेशन इंक्लूडेड सूरत, वडोदरा, साबरमती। भाई अगर गलत होगा तो गलत होने के चांस लग रहे हैं मेरे को। वो क्यों देगा सही कि 12 स्टेशन और तीनों नाम भी सही दे दिए? क्या पता 12 की जगह 10 हो, और क्या पता इन तीन में से कोई एक ना हो। तो मैं तो तुक्का मारूंगा 2 3 4, बी ऑप्शन मारूंगा। इसका आंसर देख लेना क्या होगा। ब्लू स्काई क्यों होता है? भाई ब्लू स्काई होता है लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। रिफ्लेक्शन ऑफ ओशियन कलर, भाई जहाँ ओशियन नहीं होता वहाँ भी तो स्काई ब्लू होता है, तो ओशियन तो धक्के बना दिया। कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर ऑफ द अर्थ का मतलब नहीं नहीं गलत है। चलो आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता, बट जिनका अगली शिफ्ट है उनको ये देख के ये सोचना चाहिए कि इससे क्या सीख मिलती है, और सीख लो। जैसे कि अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट के पीछे कारण क्या है? मेरे हिसाब से रिफ्रैक्शन है। अच्छा, मिराज जो बनता है रेगिस्तान में, उसका कारण क्या है? TIR एक चीज़ होती है। ये सब पढ़ लेना चाहिए देख के कि अभी ये पूछा तो अगली शिफ्ट में वो पूछ सकते हैं। इंडिया ने 2024 में कौन सी इंटरनेशनल समिट होस्ट की है? भाई G20 तो 2023 में करी थी इलेक्शन से पहले, सितंबर 2023। और सार्क समिट तो हुई नहीं है काफ़ी टाइम से, पाकिस्तान है ना उस सार्क में। तो कॉमन सेंस ये कह रही G20 का हमें पता है, इंडिया में हुई थी, इतनी फेमस थी, 2023 में हुई थी। G20 तो है नहीं। सार्क काफ़ी टाइम से मेरे हिसाब से हुई नहीं है, तो सार्क भी उत्तर नहीं है। बीमस्टेक और SCO, इन दो में से एक है। मेरे को जहाँ तक याद है SCO हुई थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया ने शायद ऑनलाइन ही ऐड कर दी थी। ये कुछ पंगा था ना कि शी जिनपिंग इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, कुछ ऐसा था। तो SCO हुई थी अभी रिसेंटली इंडिया में मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी थ्रू वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप? PM गति शक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो है कि भाई सब डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, कि रोड डिपार्टमेंट ने कहीं पे गड्ढा खोद दिया, वहाँ पे बिजली विभाग ने तार बिछा रखी थी तो वो टूट गई, तो इसलिए PM गति शक्ति लाया गया। नहीं, ये गलत हो गया। PM कुसुम खेतों में सोलर प्लेट लाने के लिए किसानों के लिए, ये भी नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, हाँ रूरल का ही पूछा, ये इससे रिलेटेड है। ई श्रम तो मजदूरों को लेकर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनका कोई मतलब उनके थोड़ी भलाई हो जाए, तो मजदूरों को लेकर है ये, यानी इसका आंसर ये मिलेगा। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच, सही है। इट इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड बाई 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पे गलती करा रखी, लैटिट्यूड तो ऐसे होता है धरती पे ऐसे गोल गोल, लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे होता है। तो इसका आंसर पहली सही, दूसरी गलत। ये भी हो जाएगा वही पीछे की तरह, 20% एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें 20-30 उससे आसान है, बल्कि उसमें 4 थे, इसमें 3 ही है। इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। प्रिंसिपल चार्ज और रेट 10%, जल्दी से करते बिना पेन चलाए। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड रिजल्ट इन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर के लिए 1200 रुपये मिल गई सिंपल इंटरेस्ट पे, नहीं हर साल 400 रुपये मिले हैं। प्रिंसिपल पता नहीं है, देख लेते हैं। 4000 पर 10% हर साल 400 मिलेगा, सेटिस्फाई तो कर रहा है, या अगली बाद में देखेंगे।
कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला 2 साल में 840 मिल गए। अगर 4,000 रुपये पहले साल 10% 400 रुपये 4400 हो गया, और अगले साल 440 रुपये, तो 400 + 440 840 उत्तर ही है भाई इसका। BCD देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसका भी हो जाएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 πr²h, तो हेमिस्फीयर की हो जाएगी 4/6 πr²h ना, 4/3 πr³। और कोन की होती है 1/3 πr²h। उसको इक्वेट कर लेना, कुछ रिलेशन बनेगा इनमें से दो फॉर्मूले को इक्वल में रखने से। ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कई क्वेश्चनों में, पेपरों में। एक ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, चलो इसको ध्यान से सुनो। एक ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग 9 सेकंड लगाती है एक आदमी क्रॉस करने में, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, तभी तो 9 सेकंड में 180 मीटर चली, यानी उसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर टू क्रॉस ए 280 मीटर लॉन्ग पुल। देखो पुल क्रॉस करना होगा, जब भी यहाँ प्लेटफॉर्म क्रॉस करना होगा, प्लेटफॉर्म है पुल नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ट्रेन को और प्लेटफॉर्म को, तभी तो क्रॉस करेगी कि पूरी की पूरी ट्रेन वहाँ से निकल जाए प्लेटफॉर्म से। यानी कि ट्रेन 180 मीटर आगे निकल जाएगी प्लेटफॉर्म से, तभी तो पूरी क्रॉस करेगी, इसका आखिरी डिब्बा क्रॉस कर देगा, तो यानी दोनों ऐड हो जाएंगे डिस्टेंस में। 280 + 180 460, 460 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, और 20 मीटर 1 सेकंड में कर रही है, तो 460/20 23 सेकंड आ गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस इतना है भाई, आसान क्वेश्चन है, मेरा पेन चलाने का मन नहीं कर रहा, देख लेना इसका। ये 16 लॉस है, 16 प्रॉफिट है, इन दो में से एक उत्तर मिलने की ज़्यादा संभावना है, बिना देखे बता रहा हूँ, बेशक देख लेना इसका आंसर, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं मिलेगा। देखने में 25-25 लग रहा है, बट 120 का 25 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, और 120 का 25 प्रॉफिट करेंगे तो 160 आ जाएगा। 120 और 160 में 40 रुपये कमाए, और यहाँ 96 और 120 में 24 रुपये गंवाए। 40 और 24 16 रुपये फ़ायदा हो गया, 16 रुपये का फ़ायदा, डी उत्तर आ गया भाई इसका। भाई इंग्लिश आ गई, आती है, ठीक है यार, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। देख लेते का था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टॉवल। देखो, थ्रो इन द टॉवल, टू विन, टू क्लीन अप, टू गिव अप, टू सेलिब्रेट, ये जो ऐसे ऐसे होते हैं। टू क्लीन अप हमें देख के लगता है टावल का मतलब सफाई करना, टावल से सफाई करी होगी, ये धक्के बनाए होते हैं हर आइडियम में, हर फ्रेज में, तो ऐसा नहीं मिलेगा, ये गलत मिलेगा। टावल का मतलब क्लीन अप नहीं मिलेगा। टू गिव अप, टू सेलिब्रेट, टावल से सेलिब्रेट भी नहीं होता। टू विन और टू गिव अप दोनों अपोजिट हैं, ए और सी में से मिलेगा। इस पे पूरे पेपर में यही लॉजिक लग रहा है, दो ऑप्शन जो अपोजिट लग रहे हैं उनमें से एक आंसर है। टू विन, टू गिव अप, थ्रो द टॉवल, टू विन, टू गिव अप। मेरे को ऐसा लग रहा है इसका टू गिव अप मिलेगा, क्योंकि वो बॉक्सिंग रिंग में होता है ना, टॉवल फेंक देते हैं जब कोई गिव अप करता है, हार जाता है, तो कुछ उसका कोच टॉवल फेंक देता है, तो सी मिलना चाहिए इसका। भाई इसको अरेंज करना आसान मिलेगा यार, ये इवेंचुअली है, इवेंचुअली का मतलब फाइनली, तो ये शुरू में नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। 4 लास्ट में, ए में और डी में और सी में और सब में है भाई, लगी नहीं बात। हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट, ही स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3, फिर 4, 2 1 3 4, डी आंसर आ गया भाई इसका। बाय द टाइम वी अराइव्ड, द शो, अराइव्ड पास्ट है, पास्ट के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। विल स्टार्ट, फ्यूचर गलत, स्टार्ट्स प्रेजेंट गलत, हैज स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट गलत, हैड स्टार्टेड सही, डी आंसर आ गया भाई। ये बाकी कर लेना, ये क्या रह गए। ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, बाईलिंगुअल तो वो होता है जो 2 लैंग्वेज बोले, और ट्रांसलेटर वो होता है जो सिर्फ ट्रांसलेट कर सके, उससे लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं। मोनोग्लोट, पॉलीग्लोट, मेरे को पता नहीं, बट मोनो का मतलब एक होता है, पोली का मतलब कई होता है। इसमें कई पूछ रहे कि स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, तो पॉलीग्लोट इसका आंसर होना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, देख लेना यार, बहुत कर दिया। इफ़ आई वाज यू, इफ़ आई वाज यू नहीं होता, जब भी इमेजिनेशन करते हैं ना कि मैं तेरी जगह होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो उसमें वर आता है आई के साथ हमेशा, आवाज़ नहीं आता। इफ़ आई वर, तो पहला ही गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ए आ गया। हिंदी आ गई भाई, हिंदी मेरे को बिल्कुल नहीं आती और ना मेरा बोलने का मन, फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते जाते जाते। काला वाला शब्द युगम सही नहीं है। अन का मतलब अनाज, अन्य दूसरा सही है, गलत पूछिए। कपाट दरवाज़ा, कपट धोखा सही है। कृपण कंजूस, कृपाण तलवार सही है। पवन हवा, पावन है पवित्र, पावन का मतलब पवित्र होता है, सावन का पावन महीना, तो इसका आंसर आ गया डी। भाई देख लेना, बहुत करवा दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि कॉमन सेंस से क्या पेपर सोल्व हो सकता है। हाँ, कॉमन सेंस से पेपर के इसके 15 20 25 सवाल सोल्व हो रहे, जो बिना पढ़े भी हो सकते थे। अगली शिफ्ट का भी एनालिसिस करेंगे। कुछ गलत कोई आंसर बताया हो, कुछ और गलती हो गई तो एक बार कमेंट में बता देना। बाय।